अस्सलाम वालेकुम। दो तीन अहम खबरें हैं आज की। एक तो थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से अपडेट कर दें कि आईएमएफ का एक जायज़ा मिशन पाकिस्तान आने वाला है 2 तारीख को। दुआ करनी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से आगे चले और पाकिस्तान के हालात में भी कुछ बेहतरी आए। कुछ अरसे से उन्होंने पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आर्म ट्विस्टिंग की है कि जो रुपए का सफ़र था 350 तक, अब वापसी पे 280 के दाएं बाएं घूम रहा है। ये 250 से ऊपर एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ज़्यादा नहीं चाहिए था, लेकिन आईएमएफ का दबाव इतना ज़्यादा था और शराइत ऐसी कड़ी थी कि आप कुछ नहीं कर सके। और शराइत के अंदर अब ये भी है कि ओपन मार्केट अगर डिफरेंशियल बढ़ता है तो वो आपकी इंटरबैंक भी उसके मुताबिक नीचे जाएगी। तो जैसे ही ओपन मार्केट में स्पेकुलेशन शुरू होती है और वो कोई 2.25% या 1.25% का मार्जिन है उसको क्रॉस करता है, तो आपको इंटरबैंक को उसके मुताबिक नीचे जाने देना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से 22-23% के ऊपर पॉलिसी रेट को ले जाया गया। उसकी लॉजिक ये है कि आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको ऊपर करने से क्या इन्फ्लेशन नीचे आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं नीचे आ रही? क्योंकि रुपया मुसलसल नीचे गिर रहा है और आप जितनी यूटिलिटी कॉस्ट है उनको खुद से ऊपर कर रहे हैं। तो आपका पॉलिसी रेट कैसे उस चीज़ को नीचे ले आए? जब आप इधर से पॉलिसी रेट को 22 या 23 करते हैं और साथ बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा देते हैं, तो क्या उससे इन्फ्लेशन नीचे आएगी? नहीं आएगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इस वक्त लाठी उनके हाथ में है, कभी उनका दिल आता है चाहे हमें सर पे मारे, चाहे उनका दिल आता है तो हमारी कमर पे मारे। तो जितना जल्दी हम इस प्रोग्राम से निकल जाएँ और इस काबिल हो जाएँ कि अपना जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो करंट अकाउंट है हमारा, उसको खुद से मैनेज करने की पोजीशन में आ जाए, तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी आसान होने का रास्ता है। आप पॉलिसी रेट को अगर 22-23 की बजाय 10-12 पे ले जाएँ तो 7-7.25 हज़ार अरब रुपया हम इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे रहे हैं। हमारा टोटल फेडरल रेवेन्यू इतना नहीं है जितने इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हैं, तो ये कॉस्ट कम हो के 4,000 अरब पे आ जाएगी। तो 2-2.5 हज़ार अरब की बचत है इसमें। पहले क्वार्टर के नंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किए हैं, तो 1,000 अरब से ज़्यादा का खसारा है। 1,000 अरब से ज़्यादा का खसारा है सिर्फ पहले 3 महीनों में, और ये अभी बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसमें बतदरीज इजाफा होता जाना है और लास्ट क्वार्टर में एकदम से जंप आनी है। और ये बजट खसारा जो है पाकिस्तान का 7-8 हज़ार अरब रुपया होना है। क्यों होना है? कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट इतनी ज़्यादा देनी है, तो बाकी कामों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान को, वो एक शब्बर जैदी साहब कहा करते हैं कि ये गोइंग कंसर्न ही रहा। ये सूरत हाल अगर बरकरार रही, अगर कुछ अर्सा साल एक ऐसी रहती है, तो फिर वाकई हम उस स्टेज पे होंगे कि ये गोइंग कंसर्न नहीं होगा। आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको वायबल बनाना पड़ेगा लोगों के लिए, कारोबार के लिए। 25-26% पे अगर उसको बैंक के कर्जा मिल रहा होगा तो कौन सी दुनिया की इंडस्ट्री है जो 25-26% पे लग सकती है? इन चीज़ों के लिए एक आपको करेक्टिव मोड में जाना है। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम बेहतरी की तरफ चले जाएँ, इंतखाबात हों, एक मुस्तहकम हुकूमत आए और ये काम पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का बेहतरी की तरफ बढ़े। इंतखाबात होंगे कब, उसके ऊपर सवालिया निशान है। कोर्ट के सामने भी केस है, हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा अभी तक इतनी, कहना चाहिए कि ख़राब है कि उसमें यकीन के साथ यही कहना बड़ा मुश्किल है कि इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, कौन उसके अंदर लीड प्लेयर्स होंगे, कौन उसके अंदर लीड प्लेयर्स नहीं होंगे। अभी आज साइफ़र वाला मामला है, तो साइफ़र वाले मामले में हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको 2 बयानात दिखाए थे। एक आज़म खान का दिखाया था, एक असद मजीद का दिखाया था। आज हमारे सामने एक और स्टेटमेंट का हिस्सा है। उस दिन भी हमारे पास ये था, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट पूरा दस्तयाब नहीं था। आज सुहेल महमूद जो उस वक्त सेक्रेटरी खारजा थे, उनका बयान हमारे सामने। वो कहते हैं कि हमने 8 अप्रैल की मीटिंग में भरपूर मुखालफत की कि इसको डीक्लासीफाई नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 9 अप्रैल को इमरान खान ने इसको डीक्लासीफाई कर दिया। और फिर बाकी वही कहानी है जो पहले आज़म खान भी कह चुके हैं और असद मजीद भी कह चुके हैं कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये सूरत हाल में, और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, दोनों के ऊपर, शाह महमूद के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी। तो क्या इमरान खान आइंदा इंतखाबात में सियासत में हिस्सा लेने के काबिल होंगे? ये एक सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल ये है कि शायद उनको आइंदा इंतखाबात में वैसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़े जैसे नवाज़ शरीफ को गुज़श्ता इंतखाबात में सामना करना पड़ा था। वो जेल में बंद थे और नाअहल हो चुके थे। इस दफ़ा वही सूरत हाल इमरान खान के ऊपर तारी होगी। तो क्या ऐसे में इंतखाबी अमल अच्छे से आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात में कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। नईम पंजोथा साहब हमारे साथ हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डोगर साहब आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? 9 मई जो कुछ हो चुका है, जितनी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से पहले 2011 से ऑनवर्ड मोहब्बत बनाई थी, उतनी अब उनकी लड़ाई है। तो ऐसे में सफ़र उनका आगे चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल शॉर्टली बात करते हुए तो नहीं चले, मुझे नहीं लगता। चलेगा। तो क्या सूरत है उनकी जेल में आइंदा इंतखाबात? मुझे तो यही नज़र आ रहा है। नाहल भी और जेल में। नाहल भी, जेल में भी, और
मतलब मैं उनकी बदकिस्मती समझता हूँ कि 20-22 साल 25 साल की एफर्ट के बाद उन्होंने जो अपना इख्तिताम किया वो इस मोड़ पे किया। फ़िलहाल वैसे तो ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत, मगर अपेरेंटली जो एक नज़र आता है उसमें तो मौजूदा ये कमिंग इलेक्शंस में मुझे उनका कोई डायरेक्टली रोल प्ले होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर ये एक इस्टेब्लिशमेंट का ना बड़ा सोचा समझा फैसला था कि तीसरी सियासी कुव्वत को खड़ा करना है, उसको सपोर्ट करनी है। जनरल कियानी के ज़माने में इस मॉडल पे काम किया गया था। फिर उन्होंने 30 अक्टूबर 2011 में लाहौर वाले जलसे से इमरान को मुकम्मल तौर पर वो सपोर्ट दी जो पब्लिकली हम सब के सामने आना शुरू हो गई। फिर ये जो मोहब्बत वाला सफ़र था इनका चलते चलते 2018 पे पहुँचा, उनको हुकूमत दी। 3 साल में ख़त्म कैसे हो गई वो मोहब्बत? क्या ऐसा हो गया जिसमें लड़ाई क्यों पड़ गई आपस में? जो मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद भी, आपको पता है, पंजाब हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, तो बहुत थोड़े अरसे में ही, अब देखिए ना, इमरान खान को अदारों ने या उस टाइम पे जो चीफ थे या DGISI थे, उन्होंने तो नहीं कहा था कि माज़रत के साथ जो हमारी पूरे हाउस में जो हमारे मेंबर्स थे कि आप उनमें से सरदार उस्मान बुज़दार साहब को इलेक्ट कर लें। मैं ज़ाती तौर पे मेरे पास, मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहना चाहता, मगर मैं समझता हूँ कि ही वॉज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे को, इसको अगर आप मुल्कों के उसके मुकाबले में करें तो ये दुनिया का 12वां 13वां मुल्क बन जाए अगर पंजाब एक मुल्क हो, तो उनका ये कॉम्पिटेंस लेवल नहीं था। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अदारों की ख्वाहिश थी कि इनको कुछ अरसे के बाद चेंज कर दिया जाए, बिकॉज उनको ये नज़र आ रहा था कि ये सबको पता था कि जो 18 की हुकूमत है ये तो जिधर से आई है, तो उनको ये लग रहा था कि जो अगर इमरान खान या इनकी हुकूमत की जो इनकी अच्छा ये डिलीवर नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट उनकी इज़्ज़त के ऊपर भी आएगा। तो उन्होंने कुछ सब्सटीट्यूट नाम दिए जो कि खान साहब ने नहीं माने बावजूद, आई डोंट नो, मगर बहुत अच्छा होता ये मान लेते और कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती पंजाब में जो डिलीवर करते। और ये जो डॉक्टर साहब मेरा तासुर ये है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, जनरल बाजवा ये इशू बार बार उठाते रहे हैं। हम लोगों का जब बैकग्राउंड इंटरेक्शन होता था तो उसमें भी उनकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर, बुज़दार की इनकॉम्पिटेंस के ऊपर सवालात उठाते थे। लेकिन मेरा तासुर यह है कि कभी भी उन्होंने संजीदगी से बुज़दार को हटाने की कोशिश नहीं की। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है, जब वो ये फैसला कर लेना कि किसी बंदे को अंदर करना है तो बुज़दार की 10 चीज़ें निकाल लाते और उसको नाहल करवा देते। उन्होंने कोशिश नहीं की। इमरान को वो प्रेशर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे, लेकिन लड़ाई पड़ी उनकी दीगर इशूज़ पे, जैसे जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र वाला इशू आया DGI के तौर पर। शायद वो एक लाइन थी जिस दिन लकीर वो खींची गई कि नहीं अब नहीं और साथ चल सकते। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सीरियसली चाहते थे कि उस्मान बुज़दार साहब को चेंज किया जाए, और फिर बदकिस्मती से जो इमरान खान का मसला बना, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, तो इनके साथ भी तो तनाज़ा उस्मान बुज़दार साहब ही थे ना। ये उस टाइम पे ये DGISI थे, इन्होंने एक अपना फ़र्ज़ समझते हुए आके बताया कि जो कुछ पंजाब में हो रहा था। इशू उस वक्त पंजाब था या इशू वो था जो कोई बहरिया वालों से दोनों लेन देन वाले इशू सामने आ गए थे? दो इशूज़ प्राइम मिनिस्टर को बोला उस वक्त। बिल्कुल, ये कोई उसमें डायमंड सेट्स की बात होती है, और फिर उसमें एक चेन एक जो नज़र आ रही थी कि उस टाइम पे ताहिर खुर्शीद साहब थे जो उस टाइम के वज़ीर आला थे, उस टाइम पे फराह गोगी साहबा थीं, और फिर आप इसको जितना भी आगे ले जाएं, तो जनरल आसिम ने उस वक्त DGI ये चीज़ें सारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस वक्त थे उनको बताई। बिल्कुल। और उनका रद्द-ए-अमल क्या था? उनका रद्द-ए-अमल ये था कि वो उनसे नाराज़ हो गए, और आर्मी चीफ को कहा और उनकी मिसेज़ ने बाकायदा जाके तो बाजवा साहब की मिसेज़ को मिली और उनको कहा कि इनको हटाएं। इमरान खान की जो अहलिया हैं वो जाके जनरल बाजवा की एहलिया से मिली और कहा कि हाँ, इन्होंने बड़ा अपना कंसर्न शो किया कि मेरे नंबर टेप होते हैं और ये होता है और वो होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं नहीं समझता, मैंने खुद इन इदारों में सर्व किया है कि आप इतने हाई लेवल पे, उन्होंने एक अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए, मैं भी इंटेलिजेंस में रहा हूँ और हम बताते थे अपने सीनियर्स को कि सर ये हो रहा है। लेकिन नंबर तो बुशरा बीबी के टेप होते थे, वो हमने अब वो लीक्ड ऑडियो सुन लिए जहाँ वो तोहफे लेने देने की बातें हो रही थी, सारी वो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बुशरा साहबा के हों, हो सकता है जो दूसरी पार्टी है उनके हो रहे हों, किसी एक के तो हो रहे होंगे, किसी एक के हो रहे होंगे, तभी रिकॉर्डिंग हुई। जी। अब उसमें भी आप ब्लेम नहीं कर सकते ना। देखिए, आपके मुल्क में सिर्फ ISI तो नहीं है, और भी अदारे हैं। इंटेल है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनको भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली इक्विप किया गया। अब फोन टेप करने की महारतें हैं हमारे पास IP भी कर सकती है, ISI भी कर सकती है तो ये इन्होंने सारे इश्यूज वो क्रिएट कर लिए। 18 में तो हमें साफ नज़र आता था कि फ़ौज आउट ऑफ द वे जाके अदारों ने इनको इमरान खान को सपोर्ट किया। ये जो नून लीग वाले कहते हैं, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता। अब क्या हो रहा है, ये एक अलग स्टोरी है। जो 2018 में मोहब्बत इमरान खान के लिए थी, अब वो मोहब्बत बदल के नवाज शरीफ को। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि हम 24-25 में इस पे बात करेंगे कि इसका आप इसका मतलब है कि 1.5 साल से 2 साल दे रहे हैं। 2 साल के अंदर चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि अब ये चौथी दफ़ा ये जो
प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, इसकी एक तो ये कि मुद्दत कितनी है, ये मोहब्बत कितनी देर बरकरार, और ये एंड इसका क्या होगा? एंड क्या होगा? पहले रांझा साहब से पूछ लें, फिर आप इसका जवाब दोनों चीज़ों का दीजिएगा। रांझा साहब पहले आप ही गोश गुजार कर दें। ये जो मोहब्बत का सिलसिला अदल बदल चलता रहता है पाकिस्तान में, 90 की दहाई में भी चलता था, कभी नवाज शरीफ के लिए, कभी पीपल्स पार्टी के लिए। अब वो बारी जो है वो इमरान खान इस वक्त जेल में है, नवाज शरीफ के लिए वो मोहब्बत जाग गई है दोबारा से एक दफ़ा, फिर चौथी बार। ये सिलसिला चलेगा आगे कि टूट जाएगा? देखिए नदीम साहब, ये एक बड़ी आपने बुनियादी और मैं कहता हूँ अहम बात है, और मैं भी एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से इस चीज़ पे बड़ा गौर व फिक्र करता हूँ कि जो भी शख्स बैसाखी पे होता है ना, उसकी बैसाखी खींच ले गिर जाता है। हमारी पार्टी का अगर आप वो कहते हैं ना डिपेंडेंस या मामलात के ऊपर डिपेंडेंस, पब्लिक सपोर्ट नवाज शरीफ साहब की जो है वो उस तरह से नहीं बनाएगी जिस तरह की इमरान खान को 2008 से लॉन्च करके 2018 तक हुकूमत में लाने तक जो सपोर्ट जिस तरीके से पब्लिक के लेवल के ऊपर जोड़ तोड़ किया। देखे ना, अभी तक हमारी पार्टी के बंदे टूटे नहीं, हमारी पार्टी के बंदे खड़े रहे। पिछले दौर में 2013 से 18 को मजीद एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मिले, अभी उसमें कमी नजर आ रही है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमें सपोर्ट चाहिए, और मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट करेगी भी नहीं, वो तो एक उनका काम है अपना, वो अपना काम करेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो अपना काम करें तो आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, तो आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अपना जो आईनी रोल है वो प्ले कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और अगर कोई सपोर्ट है, उनका सपोर्ट नहीं हमें कर रहे, वो 9 मई इमरान ने किया है, वो 9 मई के जो असरात हैं उसके रद्द-ए-अमल में, उसके रद्द-ए-अमल में जब बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि एक पार्टी जो है उसने नवाज शरीफ की जो मोहब्बत जनरल जिलानी से जागी थी उस वक्त 9 मई नहीं था, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने उस वक्त 9 मई नहीं था, जब IGI बनवाई गई उस वक्त भी 9 मई नहीं था, उस वक्त बेनज़ीर थी। तो आपको मोहतरमा को इकदार से दूर रखने के लिए IGI बनानी पड़ी। तो ये चीज़ें हमारी सियासी तारीख का हिस्सा हैं, आप उस पर आंखें नहीं बंद कर सकते। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन 2002 के बाद की जो सियासत है, मैं 2002 की पहली वाली बातें आपकी दुरुस्त होंगी, मैं 2002 के बाद की मुस्लिम लीग नून की सियासत की नहीं, 2013 में भी आपको मुकम्मल खुला नहीं जी, जनरल कियानी ने आपका हाथ नहीं था, नहीं सिर्फ उन्होंने KP में ये काम किया था कि एक हुकूमत दे रही थी नहीं जी, बाकी उन्होंने खुला हाथ दिया। बिल्कुल कोई खुला हाथ नहीं था, 2013 में भी खुला हाथ नहीं था, 2018 में भी खुला, 18 में वो 2008 में भी खुला हाथ नहीं था। PTI की तरफ हमारी पार्टी जो है इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है हमारी अगर आपने लड़ा तो आपको समझ आ जाएगी कि देखिए मैं कहता हूं कि भले हमें बेहतर है कि हम अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ की बेस पे सामने आए, एक सियासी जमात होने की। फिर सामने नहीं आएंगे, इलेक्शन तो लड़ लेंगे, सामने नहीं आ सकते। चले हार जीत इलेक्शन का हिस्सा, कौन सा ये आखिर है, कोई बंदा भी कोई भी सियासी जमात हमेशा इलेक्शन जीती भी नहीं रही, 2-2 टर्म में, 3-3 टर्म में, एक जीतती एक हार जाती है, हार जीत सियासत का हिस्सा है। लेकिन हमारी जमात का मुवाजना तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से करना जो इमरान खान को सपोर्ट हासिल थी, वो सपोर्ट यकीन माने आज तक भी नहीं है। नहीं, अभी आपको हासिल है। देखिए अभी अगर आप आपको नईम साहब से पूछें, नईम साहब साइफर वाला मामला काफ़ी संजीदा मामला है, मुझे लगता है आपके लिए मसाइल का सबब बनेगा, ख़ास तौर पर ये जो 3 बयानात आए हैं हमारे सामने, आज़म खान का, सुहेल महमूद का और असद मजीद का, ये आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेंगे। नदीम साहब देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी तमाम बयानात की कोई वैल्यू है, जितने भी 100 बयान लेके आ जाएँ, 200 बयान लेके आ जाएँ। उसकी रीज़न क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो ओथ लेता है उसके अंदर वाज़ह तौर पर है, इसको इस्तिस्ना भी हासिल है 248 आर्टिकल के तहत कि जो वो काम करेगा और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ओथ के तहत वो बता सकता है कि बाहर से ये धमकी मिली, बाहर से ये इंटरवेंशन हुई, बाहर से ये जो है हमारी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की गई है, तो उसका हक़ है। नंबर 1। नंबर 2, जो साइफ़र के अंदर जो ऑफिशियल जो मुकदमा ये चलाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट के यानी कि अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसके बाद रिटेंशन यानी कि साइफ़र पास रखना जुर्म है। लेकिन क्योंकि ये जो अक्रंस हुआ है ये 2022 में मार्च में हुआ है, तो इसका जो अमेंडमेंट्स हैं उसका इतलाक़ ही नहीं होता। उसके ऊपर बड़ा आर्टिकल 12 जो है वाज़ह है रेस्ट्रिक्टेड पनिशमेंट के हवाले से कि जिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंड हुआ है उसको पिछली डेट से इन्फोर्स किया जी, पिछली डेट से इन्फोर्स, जो ऑफिशियल उसकी नोटिफिकेशन है वो पिछली डेट से नहीं। देखें, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ना जी, ये हुई हैं बेसिकली इस 15 जो अगस्त है ना उसके बाद हुई हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट, लेकिन उसकी जो गजट नोटिफिकेशन है उसके अंदर तारीख पिछली डेट से। देखें नहीं, देखें वो जो नोटिफिकेशन जो जिसके तहत ये चलाया जा रहा है ना, जिस वक्त ये अक्रंस हुआ उस वक्त ये जुर्म ही नहीं था। नंबर 1 मैंने बता दिया कि वज़ीर आज़म बता सकता है।
नंबर 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बताया। नंबर 3 मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइफ़र है इसके अंदर इल्ज़ाम है कि सियासी मकासद के लिए ये इस्तेमाल किया गया। और आज़म खान के अल्फाज जो है अपने उस 161 के स्टेटमेंट में बहुत सख्त है, और नहीं, मुझे नहीं। पता चला कि वही बयान उन्होंने 164 का भी दिया। देखें वो आज़म, कहते हैं कि फ़ौज को निशाना नहीं, बनाने के लिए या सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। देखें नहीं, इसमें तो देखें ना, असद मजीद जिसने साइफर भेजा हुआ है, जो पाकिस्तान का सफीर था, वो कहता है इसमें कॉन्स्पिरेसी या थ्रेट का जिक्र ही कोई नहीं है। असद मजीद ने बाकायदा एंडोर्समेंट कर दी है हमारे बयान की। उसने ये कहा है कि ये साइफ़र जो है बाकायदा तौर पर उसके ऊपर डी मार्च किया गया। बेशक उसकी आगे लैंग्वेज उसने बयान और दिया, लेकिन डी मार्च की हद तक उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। डी मार्च किस बात पे होना डी था? मार्च तो आप क्या 10 डी जगहों मार्च पे करते हैं। नहीं, नहीं, डी मार्च मोहब्बत के ऊपर डी मार्च है। नहीं होता, ये एक एहतजाज होता है। एहतजाज तो क्यों डोनाल्ड एहतजाज लू से हुआ? मीटिंग क्या हुई वहाँ से कोई अच्छा मैसेज आया था जिसके ऊपर एहतजाज बिल्कुल हुआ? गलत मैसेज नहीं। आया होगा। लेकिन आपकी कहानी ये थी दूसरे कि नंबर पर एक अमेरिकी साजिश की मां पे बिल्कुल। जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। आपकी ये सर आप बयानिया देख लेना, उसकी तो नफी 7 करते हैं। तारीख को ये आता है, 8 तारीख को मूवमेंट, और आगे प्रोसेस सारा होके डी मार्च मीटिंग होती है, उसके अंदर डी मार्च बाकायदा किया जाता है। अब आगे क्या हुआ? वैसे बयानिया आपका चलना नहीं है, कोर्ट में आपको मुश्किल पेश आनी है, आप जितनी मर्जी इस पर बातें कर लें, अदालत से बचाने का रास्ता नहीं, नहीं, ढूंढें। नहीं, देखें ये सारा वकूए गलत है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पर्चा ही नहीं दर्ज हो सकता था। जितने मुकदमात बनाए गए हैं सारे सियासी हैं, और ये सिर्फ फेक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई है कि किसी तरीके से इसमें सज़ा दी जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अमेंडमेंट की हैं, वो जो बिल पास हुआ है, जो एक्ट जो है वो बना है, उसको तो बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया है, और वो इस वक्त कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अदालत के सामने जो मामला है वहाँ पे भी देखते हैं। अदालत के सामने बहुत सारे मामला हैं कर्नल हाशिम डोगर साहब। ये जो पाकिस्तान में मोहब्बतें बदलने का मौसम आता है ना, उसमें अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। जब PTI की मोहब्बत जागी थी तो सबसे पहले डी चौक में एक धरना हुआ था 126 रोज़ के लिए। तो जिनके दिल में बहुत मोहब्बत थी उसके पीछे उस वक्त भी वही थे। फिर फैज़ाबाद का केस है जो अदालत ने 1 नवंबर की तारीख फ़िक्स की हुई है। उस फैज़ाबाद धरने के अंदर भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का ही ऑर्डर है, और उस वक्त भी प्यार मोहब्बत करने वाले उसके अंदर शामिल थे। क्या अदालत या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कभी ये सोचेगी कि ये बदलते मौसमों में ये जो प्यार मोहब्बत करते हैं ये ठीक नहीं होता, मुल्क का, आइन का, पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क हो जाता है? बिल्कुल, ये आपने, मैं समझता हूँ कि दुखती रग पे हाथ रखा है, क्योंकि ज़ाहिर है 75 ईयर्स में जिधर हम पहुँच गए हैं, तो इसके अंदर ना तो सिर्फ सियासतदानों का कसूर है और ना ही सिर्फ अदारों का कसूर है, ये तो मिलजुल के खिचड़ी पकी है। तो अब ये इस वक्त जो आप रांझा साहब से भी कह रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट इनको, नून लीग को, वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स की तरफ से है। अब मुझे नहीं पता कि किस हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी उनको कर रही होगी, पर पीछे से किसी केयर टेकर हुकूमत की मजाल नहीं है कि उनकी मर्जी मंशा के बगैर ऐसी सपोर्ट कर। वो ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर डायरेक्टली जो ऑर्डर्स कन्वे होते हैं वो तो CM ऑफिस से होते हैं या PM ऑफिस से होते हैं। तो बहरहाल तारीख तो यही है कि जब भी किसी चीज़ को तरोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाए तो उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। तो मेरी तो खुद यही हम्बल सबमिशन है कि एक दफ़ा ऐसा कुछ करके देख लें। एक तो ये जो हम हमेशा 9 मई की हम रोज़ ही मजम्मत करते हैं, मैं समझता हूँ रिसर्च पास में 2 9 मई हुए हैं। एक 9 मई वो है जो हमारी साबका जमात या पंजोथा साहब की मौजूदा जमात ने किया, उसमें रूह के ऊपर हमला किया गया, मुल्क की बुनियादों के ऊपर हमला किया गया। एक इससे पहले 16 मई भी, वो भी 9 मई है। ये जो 16 माह जो गुजरी पिछली हुकूमत, मैं समझता हूँ वो भी इस मुल्क के साथ 9 मई हुआ है। उसमें आपने लोगों के घर ख़त्म कर दिए, लोगों के कारोबार ख़त्म कर दिए, रोज़ी रोटी ख़त्म कर दी। ये सही है बात। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या नून लीग के पास कौन सा ऐसा मुआशी एजेंडा है। क्या इसहाक डार साहब इनके दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होंगे? उन्होंने तो कल ही खुशखबरी सुना दी है कि 10 से 15 साल लगेंगे हालात को कुछ बेहतर करने के लिए। 15 साल तो क्या कहते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। मैं नहीं समझता कि ना इस जमात की कैपेबिलिटी है और ना ही तहरीक इंसाफ में तो अब लीडरशिप रह नहीं गई। तो कोई ऐसा सिस्टम बने कि कोई सीरियसली बैठ के तो उस मुल्क की बेहतरी का सोचें। सर ये 2017 से सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ की जो सज़ा का अमल था उसमें भी शफाफियत नहीं थी। उस वक्त की बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट में और हमारी सीनियर जुडिशरी के अंदर गठजोड़ था। उसके नतीजे में बस बाजू मरोड़ के उसको बाहर फेंकना था, फेंक दिया मैं आई गई। लेकिन उसने बेयकीनी इतनी पैदा कर दी है मुल्क के अंदर कि आगे की राह भी नहीं अब नज़र आती कि आगे की राह किधर से मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा अभी रांझा साहब फरमा रहे थे कि इनकी जमात टूट गई, जो हमारी साबका जमात थी। बिल्कुल ऐसे हुआ है, मगर ये तो माजी में भी हुआ है। जब 1999 में जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो 2002 में, मुझे अपने ज़िले का पता है,
आजकल एक बड़ी प्रोमिनेंट मलक अहमद खान की फैमिली, आदि राना फैमिली, नकई फैमिली, ये सारे छोड़ गए, ये सब काफ लीग में चले गए। ये तो माजी में कोई एक दफ़ा हुआ है। 16 सीटें कौमी की शायद इनके पास रहेगी। ये तो बड़ी दफ़ा हुआ है। और फिर वो तितर बितर हो जाती हैं जमातें, जब इस तरह फंस जाती हैं बहुत बुरी तरह। अब देखते हैं रिजल्ट इसका क्या है। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रांझा साहब, जो सबसे बड़ा इस वक्त शायद अलमिया कहना चाहिए सियासी जमातों के पास, कि उनके पास कोई बयानिया नहीं है। आप 16 माह हुकूमत करके गए हैं, आप ही की जमात के वज़ीर आज़म थे, और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, सबसे बड़ा बोझ आपकी जमात के ऊपर है, और कोई बयानिया लेकर आप लोगों के पास नहीं जा सकते। देखें नदीम साहब, ये तो कल वक्त फ़ैसला करेगा। हमारा बयानिया क्या है? हमारा बयानिया नवाज़ शरीफ की नाअहली, हम देखें, हम पिछली 1.5 साल की जो गवर्नमेंट है, हम उसको PDM की गवर्नमेंट कहते हैं, और हम कहते हैं कि हम अकेले फैसला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन कैबिनेट जो थी वो PDM की थी। अच्छा, लेकिन हमारा आवाम में क्या, हमारा तो ये नैरेटिव है कि नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म था और पनामा का फैसला, वो तो $100 का था, 104 का होगा। देखिए 2013 से 17 की कहानी आज नहीं बिकनी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनाते रहें। देखिए लोगों को ये पता है कि आज पेट्रोल कितने का, आज घी और चीनी और आटा और दाल आज कितने की। हम लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर 185 तक डॉलर आया है, जब ये मेरे भाई इनकी पार्टी गवर्नमेंट में आई है, गई है, तो ये 185 पे डॉलर था। शायद अवासी साहब आए हैं तो डॉलर ऊपर गया, 104 से 125 तक गया है। फिर उसके बाद 185 तक जब ये गए तो 185 तक डॉलर जा चुका था। लेकिन नवाज़ शरीफ ने एक स्टेबिलिटी, एक उसने जो इकोनॉमिक रन था इस मुल्क का, उसको उसने काफ़ी हद तक बेहतर किया था। हम तो यही हमारा बयानी है, और हम इसी पे जा रहे हैं। लेट्स सी, देखें, ये तो पता, देखें परफॉर्मेंस का अगर बयानिया देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी सियासी जमात है जिसकी परफॉर्मेंस में, एक लीडर की परफॉर्मेंस में इनकम्बेंसी की कॉस्ट होती है, वो आपको पे करनी है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बयानिया और ये सारी चक्कर में हमारी वो जो परफॉर्मेंस है, आपकी जितनी भी मोहब्बत जाग जाए ना, पंजाब में आपका नवाज शरीफ के जलसे के बावजूद वो जो एक टर्न अराउंड आना चाहिए था ना, जो इमरान को 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद मिला था, वो आपको अभी तक मैसर नहीं है। देखिए नहीं, देखिए मैं नदीम साहब आपको एक बात बताऊँ, PMLN का जो वोटर है ना, बेसिकली वो आपको सड़क पर तोड़ फोड़ करता नजर नहीं आएगा। वो आपको इलेक्शन डे वाले दिन बता देगा वो कहाँ पर खड़ा है। चले, इलेक्शन कौन सा, और अभी जो पिछला जलसा हुआ है, पिछला जलसा आपने देख तो लिया, पूरे पाकिस्तान में आज तक तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। बस आप उससे खुश होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वोटरों का बंदोबस्त कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता, जनरल मुशर्रफ ने जब वो काफली के साथ वो मामला दिए थे ना मोहतरमा की, जब उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, यकीन करें वो खुद भी मुस्कुरा रहे थे। नदीम साहब कह लेते थे। अच्छा नदीम इसी में खुश रहने, मैं आपको मुस्कुराना तो वैसे भी मैं समझता हूँ अच्छी बात होती है। 2008 में जब इंतखाबात हुए ना, तो लोग काफली की गाड़ियों पे चढ़कर आए थे, और वोट किसको डाल के गए थे? पीपल्स पार्टी और नून लीग को। इस दफा वही कुछ आपके साथ होना है, नून लीग वाले तैयार रहे इस काम के लिए। देखिए बात सुने हमारी, जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ ना, आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, बात हुई कि जी सपोर्ट हासिल है। देखिए अगर सपोर्ट होती खुली सपोर्ट है तो 102 लोग जिन्होंने पाकिस्तान का, जिन्होंने 9 मई, मैं समझता हूँ जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान 9 मई करने वालों ने बचाया पाकिस्तान की तारीख में। एवोल्यूशन प्रोसेस जो ऑर्गेनिक ग्रोथ थी ना जमहूरियत की, वो 9 मई करने वालों ने ख़त्म कर दी इस मुल्क में। हम सारे खमियाजा भुगत रहे हैं उसका, और 10-15 साल आगे भुगतेंगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई करने वालों को क्लीन चिट दे दी, जो 1967 से 65 से लेके चिट तो नहीं है। पंजाब हुकूमत ने कहा जेल के अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे ट्रायल करें। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना 102 वो जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रायल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ फिर 1960 से लेके जितने भी सिविलियंस के ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट्स में, जो पूरा बहस का रुख बदल जाएगा। लेकिन आपको मोहब्बत हासिल है, जो पूरा अगर मोहब्बत होती तो ऐसे फैसले ना आते। मोहब्बत तो ऐसी है। दूसरी बात, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन हुई हैं, ठीक है, हम सारे नून लीग के MNAs इफेक्ट हुए हैं, हमारी डिलिमिटेशन सीख नहीं हुई। तीसरी बात, हमारे हल्कों में डेवलपमेंट रुक गई है। अगर हमें सपोर्ट होती, डेवलपमेंट होती, हमारे हल्कों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। चौथी बात, हमारा पोस्टिंग ट्रांसफर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आपको आपने जितनी बातें की ना, मेरा किसी एक से भी इत्तेफाक नहीं। देखिए अगर हमें माजरत के साथ आप जो मर्जी कह लें, आपने मैं तो आपको अपना, मैं आपको, लेकिन आपसे मुझे इत्तेफाक नहीं है। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हकीकत है, ये एक परसेप्शन बनी हुई है। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई, बिकॉज मैं तो मैदान के अंदर हूँ, मैं तो फेस कर रहा हूँ उस चीज़ को। फेस तो आप ये देखेंगे कि नून के लोग ही अपनी डिलिमिटेशन चैलेंज कर रहे होंगे। नून ही के लोगों की डेवलपमेंट आप आज भी जाके देख लें, सारे वर्क ऑर्डर रोक दिए गए।
15 अगस्त के बाद किसी को कोई काम करने की इजाजत नहीं है। आपको जितना पैसा मिला है 16 माह में, आप ऐसे ही शोर में चाह रहे हैं। अभी तो वो IMF के डेफिसिट नहीं पूरे हो रहे, उन्होंने कहा डेवलपमेंट बजट को जितना है वही रोक दें, नई तरक्याती स्कीम ना शुरू करें। एक PTI का MA जो है ना, उसको बुजदार ने 4-4 अरब रुपया, परवेज इलाही साहब ने 4-4 अरब रुपया दिए। हमें क्या दिया डेवलपमेंट के लिए? पंजोता साहब से पूछ 50 करोड़ दिया है और उसमें से भी 25 रोका हुआ है। सर ये अपने लोगों को अब झूठी तसल्लियां देने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना आपको। आपने कहना हमें पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं है। पंजोता साहब इनकी मोहब्बत बता दें और आइंदा इलेक्शन में इनके साथ क्या होने वाला है ये भी बता दें। देखें, मैं 3 चीज़ें हैं ना जी। एक तो 9 मई के हवाले से, स्पोर्ट के हवाले से और जलसे के हवाले से, तीनों में स्टेप में बताऊंगा। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि जो हुआ गलत हुआ। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला हो, तोड़ फोड़ो। पुरअमन एहतजाज की कॉल हमेशा उन्होंने दी है कि डेफिनेटली उन्होंने बयान भी जब दिया तो आपके लोगों के अंदर वीडियोस हैं, कोई ये नहीं है कि किसी ने दावा किया क्या लड़ाई की है, अंदर वीडियोस हैं। जिस बंदे की वीडियो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए और हाई लेवल पर जो जुडिशल कमीशन है वो बैठे और तहकीकात करे, जो कसूरवार हैं उसको जो है उस कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। लेकिन 9 मई के हवाले से फ़र्क फरीद बलोच साहब ने भी इस्लामाबाद में फैसला दिया है, वो भी आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। मैंने वो पढ़ा फैसला और बड़ा वाज़ेह गलत जगह पे दफा नहीं कर सकते। आपकी जमात का ये पहला वाक़या नहीं था। आप लोगों ने 10 अप्रैल 2022 को भी किया, आपने 25 मई 2022 को भी किया, आपने वज़ीराबाद अटैक वाले दिन भी किया और 9 मई को भी किया। चार वाक़या। पुरअमन एहतजाज PTI ने हमेशा किया। पढ़े लिखे लोग, खवातीन, बच्चे और हर आपने के बाद आग लगी यहाँ पर ये नहीं होता। टीवी चैनल पे दिखाते नहीं रहे। देखें बात ये है, आप अगर गलती पर आप इनसे पूछ सकते हैं। पेशावर कंटोनमेंट के बाद और यहाँ GHQ के बाद जो कुछ हो रहा था 10 अप्रैल को, मुझे नदीम साहब मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि हम इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करते हैं, कोई उसके ऊपर बात करता है, आप करवाएं। अच्छा जो कुछ करेंगे किसी तहकीकात से करेंगे ना। दूसरी बात नहीं, वही कह रहा हूँ ना जी। दूसरी बात ये रह गई कि बात ये है कि जलसा जिस तरह से वो दिखाया गया कि जी बड़ा कामयाब और सारी चीज़ें, जलसे से ज़रा बैकग्राउंड देख लें कि हाई कमीशन कैसे प्रोटोकॉल वहाँ पर देते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे जाते हैं जब वो इश्तिहारी होते हैं, रास्ते में कोई अरेस्ट क्यों नहीं करता। दुबई से जब वो इधर आते हैं यहाँ पर कोई अरेस्ट नहीं करता। प्रोटेक्टिव बेल इधर बैठे हुए उनको मिल जाती है, अटॉर्नी के ज़रिए प्रोटेक्टिव बेल दायर होती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक वाला अमला पहुँच जाता है। बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल मुकम्मल सहूलत मिली। वज़ीर आज़म के जो आगे पीछे गाड़ियाँ मरी और पूरे अदालत तक मुकम्मल सपोर्ट। अब अदालत के अंदर हमेशा जब चेयरमैन PTI पेश होते थे तो उस वक्त एक लिस्ट बनती थी 15 वकला की। आपने देखा कि वहाँ पर घंटा के 2 घंटे वहाँ पर जज नहीं आ इमरान से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई? 9 तारीख को। 9 तारीख को। और देखें उस दिन तो आपने पूछा इनसे, उस दिन नहीं, अभी तो जलसा ही नहीं होगा। नहीं, मेरी कल मुलाकात दोबारा है। कल दोबारा जी। दूसरे नंबर पर देखें ना जी कि किस तरह पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, CCPO, और आपने देखा कि इधर बैठे हुए उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें निगरान हुकूमत, पहले तो वो निगरान हुकूमत चल ही नहीं सकती, वो तो आईनी मुद्दत ही पूरी कर चुकी है। उसका हर फैसला, हर ऑर्डर गैर कानूनी है और फिर जब वो चल ही नहीं सकती उसके बावजूद वो एक प्रॉपर फेवर दे रही है। अच्छा, यहाँ पर कोई बंदा अगर गिरफ्तार है, उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर कोई अगर बंदा गिरफ्तार है और वो बेल अप्लाई करता है, उसकी ज़मानत होती है, वहाँ पर ही जनाब CCPO हो या SP हो मुतलका या SHO, वो नई दफ़ा डाल देते हैं कि इस बंदे को दोबारा गिरफ्तार। क्या आपने ऐसा देखा कि नवाज शरीफ को पुराने मुकदमात में या किसी और में नॉमिनेट करके गिरफ्तार करते? असल में जो तरीकाकार आप लोगों ने शुरू किया था ना 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद, इस पे 15 किलो हेरोइन डाल दो, इसको शाहिद खान को 8 माह जेल में डाल दो, मिफ्ता को पकड़ के डाल दो, वो कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास कोई ऐसा है कि ऑर्डर इमरान खान साहब ने दिया हो कि इसके ऊपर बेगुनाह डाल दो? आपकी थी हुकूमत के अंदर अगर किसी ने अब क्या ये ऑर्डर जो कुछ काम हो रहे हैं FIR में शिकें डालने के, ये ऑर्डर नवाज शरीफ कर रहा है, तो ये काम जो होता है पाकिस्तान में जो करते हैं वही करते हैं। देखिए मैं वही, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त अगर हाथ हल्का रखा होता, ये कुछ ना करते, तो ये आज दिन आपको ना देखना पड़ता। ये काबिल मुज़म्मत तब भी था, आज भी है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। देखिए मैं तीनों अदवार में इन्होंने हुकूमत की है। आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब के भी एसेट्स निकाल लेते हैं, इनके भी निकाल लें, इनके क्या थे और इमरान खान साहब के क्या थे। अगर कोई बंदा बाहर जाकर प्रॉपर्टीज़ अकाउंट बनाता है या कोई उसने की है करप्शन, मुल्क को लूटा है, तो फिर डेफिनेटली उसको उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। और आखिर में ये है कि नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी पार्टी का रहनुमा हो, कैसे जाकर उनको लंदन में और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मिलते रहे, जबकि वो इस वक्त इश्तिहारी थे और इनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज हुई? आज आपने देखा कि रेड पोल के जरिए जनाब रेडवान जुल्फी बुखारी साहब के जो है वो क्या मुकदमा है? वो 18 मार्च को इमरान खान साहब के साथ पेशी पर आए और आगे से पुलिस ने धावा बोला, उनको पेश नहीं होने दिया। फिर अदालत ने कहा कि हाजिरी जाकर बाहर लगाएं क्योंकि जंग छिड़ने वाली थी।
और वो वापस चले गए। उल्टा उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी, आज उनके वारंट निकाले जा रहे हैं। क्या नवाज शरीफ के ऐसे वारंट निकले? किसी की भी क्या नवाज शरीफ को ऐसे किसी ने गिरफ्तार किया? नवाज शरीफ गिरफ्तार ही था, जेल से ही बाहर गया था। तो जेल से था तो जेल में ही आपने जेल में रखा हुआ था, बाप बेटी दोनों को जेल में रखा हुआ था। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, क्या ऐसे वारंट निकले? और डर के मारे आपने छोड़ा था, क्योंकि आपको इतला ये दी गई थी कि ये बंदा आपका इस तरह जेल में, इसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है, फौरन छोड़ दे, नहीं तो आपके गले लग जाएगा, इसलिए आपने डर के छोड़ा था, मोहब्बत में नहीं था छोड़ा आपने। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे पूछ लूँ, नवाज शरीफ को इस वक्त जो प्रोटोकॉल मिल रहा है और जो एक्शन है हमारी इंतजामिया के, उससे लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, हालांकि अभी तक वो नाहल भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का उनके ऊपर 5 रुकनी बेंच का फैसला भी है कि 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन इज़ फॉर लाइफ टाइम, तरीन साहब के ऊपर भी उसका इतलाक होता है। तो इसके बावजूद उनका जो पोजीशन इस वक्त यही है कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, सारे आगे पीछे उनके घूम रहे हैं। ये आपको दुरुस्त लगता है ये स्टेप, ये जो अचानक काया पलट हुई है, ये दुरुस्त है या इसको ग्रेजुअल एक प्रोसेस से इवॉल्व हो जाने देते हैं? बिल्कुल गलत है जी, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुरुस्त है। हाँ, एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर जो उनकी एक ब्लू बुक के मुताबिक जो उनको सिक्योरिटी ऑथराइज्ड है वो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। वो आपको पता ही है वो कितनी है, ऑब्वियसली इतनी नहीं है जितनी नज़र आती है। फेडरल मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है एक्स प्राइम मिनिस्टर की, बस ऑलमोस्ट। तो वो तो बिल्कुल गलत आ रहा है। और शायद ये जो आज हम सब कुछ देख रहे हैं ये वो वजूहात होंगी जो अल्टीमेटली जिनकी वजह से फिर लोग 2024 के इलेक्शंस को रिजेक्ट करेंगे। ये जो आज हम बातें कर रहे हैं, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मैं लोग रिजेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये रिजेक्ट होंगे अगर इस तरह होता रहा। मैं ये कहता हूँ कि चलो दिखाने के लिए सही कोई फेयर एंड फ्री वाला माहौल तो बनाने की कोशिश कीजिए ना। अभी राजा साहब ने फरमाया जी डीलिमिटेशन में जो हमारा हाथ नहीं था, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इनका हाथ था। मुझे ज़िला कसूर में जो नज़र आया, ये कहते हैं तो मैं इनको प्रोग्राम के बाद बैठ के तो मैं बता देता हूँ कैसे लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पे नक्शे बने। दूसरी चीज़, पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं हो रही। दोबारा अगर हल्फ लेना चाहते हैं तो ले लें। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पॉसिबल ही नहीं कि किसी वहाँ के मुकामी जो बाअसर पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक के बगैर कोई DPO, DC, कोई SHO, पटवारी लग जाए। तो ये तो बिल्कुल मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। ये आपने सही बातें बताई। अगली बात आ गई, अब ये हमारे भाई हैं पंजोथा साहब, सॉरी मुझे अब दोनों के बारे में बातें करनी पड़ रही। 9 मई का ये वाक़या, ये बार बार कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। पहले तो मैं सवाल ये पूछूंगा कि ये तो हमारे एक भाई हैं, लॉयर हैं, और ज़्यादा मंजर आम पे भी ये 9 मई के बाद ही आए कि जब बाकी लोग नहीं आ सके, तो ये चूँकि लॉयर हैं, काला कोट पहनते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारे जो इस तरह के टॉक शोज़ होते हैं उसमें जो 2-3 हमारे भाई आते हैं ये सारी लॉयर्स हैं। मैं नहीं समझता कि ये किसी एक भी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग का हिस्सा रहे हों जब इमरान खान साहब थे। मैं कम से कम 4 महीने उसका हिस्सा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठ के तो उस वक्त की जो कॉन्फिडेंशियल बातें थी वो करूँ, मगर बदकिस्मती एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, शायद इमरान खान ने ये ना कहा हो कि आप जाके कोर कमांडर हाउस को आग लगा दें, मगर ये ज़रूर कहा जाता था कि अब अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो जो एहतजाज है ये फौजी इंस्टॉलेशंस के सामने होगा। ये मतलब उन मीटिंग्स के अंदर कहा जाता है, ऑब्वियसली जहाँ सीनियर लीडरशिप बैठी बिल्कुल, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट कि जी अब जो एहतजाज है अगला वो होगा इन मतलब जहाँ पे भी फौजी इंस्टॉलेशंस हैं। अगला मेरा सवाल, आप इनको नहीं पता होगा, मैं बताता मैं एक सेकंड, मैं वज़ीर दाखिला था, चलें इनको नहीं पता, मैं ही बता देता हूँ कि मुझे क्यों हटाया गया। मुझे इसलिए हटाया गया, मेरी परसेप्शन ये थी कि ये आर्मी ऑफिसर है और शायद ये किसी किस्म के पुरतशद्दद वाक़े को ना होने दे कि जब लॉन्ग मार्च आएगी। मुझे सवाल पूछा गया कि आप पुलिस यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा जी नहीं करूँगा। मैंने कहा सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि माजी में बिलावल साहब का आया, महंगाई मार्च इन लोगों ने भी की। मैंने कहा उस हद तक सिक्योरिटी हम देंगे, वो आपको एक कानूनी आईनी हक है। तो मतभेड़, तसादम, तो ये तो फ़ज़ा क्रिएट हो गई थी। उसके बाद बेशुमार मासूम लोग थे। अब जब आप मॉब की शक्ल में चले जाते हैं ना, तो फिर वो मेरे आपके कंट्रोल में नहीं रहते। मैं नहीं, हो सकता है यास्मीन राशिद कभी भी ना चाहती हूँ कि लोग कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के आग लगा दें, मगर जब मॉब वहाँ चला गया, GHQ के सामने चला गया, तो मॉब मेंटालिटी किसको कहते हैं? ये वही काम हुआ। लेकिन यहाँ पर एक मैं आपसे बात पूछ लूँ, फिर मैं राजा साहब की तरफ जाऊँगा। मैं बार बार ऑन एयर कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरी इस बात को अभी तक कोई बता, इवन शहबाज शरीफ के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। मेरा ख्याल ये है कि वो लोग जो अक्सरियत अंदर नौजवान बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए रियासत को माफ़ी का अमल शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो एक बयानिए को एक्सेप्ट किया उन्होंने, पोलिटिकल बयानिया था, वो गलत था, सही था, वो हम डिबेटेबल करेंगे। सिर्फ आप उन लोगों पर हाथ डालें जो आग लगाने वाले थे, तोड़ फोड़ करने वाले थे, या किसी बाकायदा या लगवाने वाले थे, या लगवाने वाले थे। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ।
अगर कोई हमारे, देखिए वो हमारे बच्चे हैं ना, इस मुल्क के शहरी हैं, अगर उन्होंने कोई गलती, हम अपने बच्चों की कितनी गलतियां माफ़ कर देते हैं। खुदा न खास्ता किसी का बच्चा 302 में भी मुलव्वस हो तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं कि इसको माफ़ी मिल जाए या सज़ा ना हो। तो इन्होंने ऑब्वियसली, इन बच्चों ने बहुत गलत हरकत की है, मगर उसमें उनका बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है। जिन्होंने इनका ये माइंड बनाया, वो जो मतलब सारा इसके पीछे थे, जो कॉन्स्पिरेसी का जिन्होंने जो भी तो, थे, लेकिन फिर इनके लिए एक माफ़ी का अमल शुरू करना चाहिए, लीडरशिप लेवल पे इस पे बात होनी चाहिए। रांझा साहब, मेरी भी आपके इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ये रिक्वेस्ट है कि माफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है और इससे आवाम में अच्छा तासर जाएगा, अवाम में नफरत समेटने में ना, ख़त्म करने में मदद मिलती है इसमें। रांझा साहब, आपकी जमात को, शायद नवाज शरीफ को इसके ऊपर एक किरदार अदा करना चाहिए। आपकी जो लड़ाई है पीटीआई की लीडरशिप से आप वो लड़ी है, लेकिन बहुत सारे वो जो बच्चे ख़वातीन हैं अंदर, उनकी रिहाई के लिए माफ़ी एफिडेविट लें, उनसे माफ़ीनामा करवाएं और उनको माफ़ कर दें। देखें, जहाँ तक हमारी एक ज़ाती राय है, मैं बिल्कुल डोगर साहब की बात जो है उससे एग्री करता हूँ और आपकी भी जो है। और नवाज़ शरीफ साहब पहले ये कह चुके हैं कि मैं कोई इंतकाम या कोई इस किस्म की किसी चीज़ में यकीन नहीं रखता। उनकी जो तकरीर थी उसमें 1-2 मिनट उन्होंने इस बात पे तवज्जो दी है और एक मैसेज दिया है। और मेरा भी यही ख्याल है कि अगर और मुझे पता है कि कई बच्चे जो थे नौजवान, उनको बेला फुसला के जिस वक्त उस तरह की जो कहते थे कि तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, आज वो आप पता नहीं कितने ने, लेकिन वो बच्चे जेडे सारे थले नारे मारन लगे सन, वो बेचारे सारे जो है आज सर सियासी बयानिए की यही कॉस्ट होती है कि वो जो नीचे नौजवान है ना, वो मोटिवेट हो गया। तो लेकिन वहाँ फिर रियासत का एक किरदार आता है, वो किरदार अब अदा करने की जरूरत है। अब बात यह है, मैं एक एक्चुअल बात करूँगा सर। बात यह है कि अगर तो इस चीज़ का खात्मा करना है तो आपको पता है कि असल किसने किया है, जिसने किया है उसको सजा दे दें, उससे कोई प्ली बार्गेन, उससे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोई वो ना करें। और जो मासूम लोग हैं, जो आला बने, जो आलाकार बने, जो जिनको उन्होंने एज अ यूज़ किया है बेनामी, गन फॉडर है ना, आगे वो डाल उन दिया, बेचारों को निकाला जाए, उनको निकाला जाए, जो पीछे माइंड सेट है उसको किया जाए। और मैं यकीन माने, देखें वो नज़र आ रहा है अभी तक, लेकिन हमारी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की अल्लाह ताला अगर हमें कामयाबी देता है इलेक्शन में, हम तवज्जो पाकिस्तान की तरक्की पे देंगे, ना कि जेलें भरने में, ना कि इनके ट्रायल करने में। और मैं तो यही बात करूँगा। पंजोथा सर, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जीआईटी के सामने लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, जब पेश हुए तो खान साहब ने बड़ा वाज़ह कहा कि अगर पुलिस मुझे इस तरह से अगवा करेगी तो क्या मुझे बता दें कि यहाँ पर आके एहतजाज मना है। मैं इनकी बात के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा। अब किसने उकसाया, किसने दरवाजे खोले, किसने पहले शीशे तोड़े हुए थे, किसने कैमरे उतारे, तहकीकात हो। 100 बंदा, 200 बंदा, सुन लेना नदीम साहब, 100 बंदा, 200 बंदा या 300 बंदा जो अंदर गया है, पूरे पाकिस्तान को आपने यरगमाल बना दिया। हर एक के घर में छापे मारे जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो 9 मई से धुल गया, वो ठीक हो गया, उसका कोई जुर्म नहीं है, वो फिर भी रहा है, उसकी लाइव कवरेज भी है, उसके ऊपर कैमरा की पाबंदी भी नहीं है, वो जिधर मर्जी है जाए, वो चाहे इस्तेकाम पार्टी हो, जो 20 दिन बंदा गायब होता है उसके ऊपर आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि 20-25 दिन कहा था। उठाते हैं, ये कबूल करते हैं कि ठीक है जी, उनका गुनाह भी धुल गया, वो इश्तिहारी हैं, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा और मीडिया भी दिखाए। हम तो उसके ऊपर पूरा करते हैं, हम तो हर जगह पर आवाज़ उठाते हैं, हम तो पटिशनें डालते हैं, उनकी फैमिली पटिशन डालती है, लेकिन वो बरामद होता है प्रोग्राम के ज़रिए। कभी आदल होगा, कभी कोई होगा और कभी कोई होगा, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये ज़बरदस्ती बयान देकर उसको इमरान खान के ख़िलाफ़ दिलवा कर, उसकी इमरान खान के ऊपर नहीं वो जुर्म बन सकता, बल्कि उस जो बयान है उसकी कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं है, अखलाकी तौर पे भी कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरे नंबर पर वो उस जो केस सारा बनाया गया 9 मई के हवाले से, उसकी भी वैल्यू ख़त्म करता है। मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, इस बहस को हमें और कंटिन्यू करना चाहिए। जो माफ़ी वाला अमल है ना, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपको ज़्यादा तवज्जो उस पर रहनी चाहिए कि वो जो बेशुमार नौजवान हैं, ख़वातीन हैं अंदर, उनके लिए रियासत एक माफ़ी का अमल शुरू करे। कर्नल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, रांझा साहब सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी भी सपोर्ट हासिल करें और इस बात को आगे बढ़ाएं, उससे नफरत समेटी जाएगी। कर्नल हाशिम डोगर साहब, नईम पंजोथा साहब, मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।